जी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अ बॉल फॉल्स वर्टिकली एंड बाउंसेस ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। यानी एक बॉल है, वो नीचे आ रही है, ग्राउंड को हिट कर रही है और रिबाउंड करके ऊपर जा रही है। अब हुआ क्या, बॉल ने ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाई, ग्राउंड ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई। एक बात पहले माइंड में रख लें ताकि ये क्वेश्चन आपको ईजिली करेक्ट आंसर की तरफ ले जाए। देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, सपोज करें इसका वेट 10 न्यूटन्स है, पड़ा हुआ है मतलब मूव करता हुआ आके ग्राउंड को हिट नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है। ग्राउंड क्या करेगा, उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। कितनी फोर्स लगाएगी ग्राउंड, बॉल के ऊपर कितनी लगाएगी, ऊपर की तरफ 10 न्यूटन्स लगाएगी। यानी जितना वेट था उतनी ही इक्वल लगेगी। लेकिन एक कंडीशन क्या है, जब वो रेस्ट पर पड़ा हुआ है तब की बात है। लेकिन अगर मूव करता हुआ है, अगर इसी ऑब्जेक्ट की बात कर लें, इसका ऑलरेडी अपना जो वेट है वही 10 न्यूटन जैसे हमने पहले लिया। अब मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट आए ना, तो वो फोर्स जो है, क्योंकि वो मूव करता हुआ आ रहा है, तो मोशन की वजह से भी फोर्स जो होगी उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। मतलब अब वो ग्राउंड के साथ जब वो हिट करेगा वो मोर देन 10 न्यूटन होगी। सपोज कर लें 10 उसका वेट है और ऑलरेडी वो मूव करते हुआ आ रहा है, 2 न्यूटन और है, 2 न्यूटन्स और होगी तो कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन्स। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे आप ख़ुद जो है वो अगर ग्राउंड पे खड़े हों तो आप देखते हैं कि आपका वेट जो है वो आपके पाँव के ऊपर जो फोर्स अर्थ लगा रही है वो हो, और अगर आप ना जंप करके ज़ोर से अगर आप क्या करें, ज़मीन के ऊपर हिट करें तो आपके पाँव में दर्द होना शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि अर्थ ने आपके ऊपर जो फोर्स लगाई है वो ज़्यादा लगाई है। यहाँ हमें दर्द क्यों नहीं महसूस होता, क्योंकि जितना वेट होता है उतनी ही फोर्स ग्राउंड जो है वो हमारे ऊपर लगाती है। लेकिन अगर हम जंप करें तो हमें कोई ज़्यादा फोर्स फील होती है, समटाइम्स पाँव में दर्द भी शुरू होता है। व्हाट इट मीन्स कि हमारे ऊपर जो फोर्स लगती है, रिएक्शन फोर्स जो होती है वो हमारे वेट से ज़्यादा लगती है, यानी मोशन की वजह से भी एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट होती है। और अगर आपको मेरी ये बात समझ आ गई है, अब देखें, अब हमने क्या कहा, 10 न्यूटन इसका वेट था, मोशन की वजह से एक्स्ट्रा 2 न्यूटन था, तो इसका मतलब है कि आपने अर्थ के ऊपर फोर्स कितने लगाई है, 12 न्यूटन लगाई है। और फिर ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। और अगर अब अर्थ ने आपके ऊपर फोर्स लगानी है तो ऑब्वियसली आपने उसके ऊपर 12 लगाई है, तो अर्थ भी आपके ऊपर 12 न्यूटन ही लगाएगी। ये बात आपने समझ रही है, ठीक है। अब देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। अ बॉल फॉल्स वर्टिकली एंड बाउंसेस ऑन द ग्राउंड। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग व्हाइल द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। जब कॉन्टैक्ट हो में होगी ग्राउंड के साथ, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1, द फोर्स दैट द बॉल एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेट। ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं होता, बल्कि कब होता है, सिर्फ जब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उस वक़्त हमारे पास जो वेट होता है वो वाली जो वेट होती है वो ही इक्वल होती है किसके, जो कि वो फोर्स ग्राउंड पे लगाती है या ग्राउंड क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता हर केस में, ऑलवेज नहीं होता, स्पेशल केस ज़रूर है, यानी रेस्ट पे होता होगा, वरना नहीं होता। द फोर्स दैट द बॉल exerts ऑन द ग्राउंड इज़ ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स टू द ग्राउंड exerted ऑन द बॉल। यस, ये तो है, मतलब जितनी बॉल ने ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाई है उतनी ग्राउंड ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, क्योंकि हमने सिचुएशन तो आप सामने रखी है कि ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है, तो ज़ाहिर है वेट के बराबर की तो बात ही नहीं होगी, यहाँ पर वेट से ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो जितनी फोर्स जो है वो बॉल ग्राउंड के ऊपर लगाएगा उतनी जो है वो ग्राउंड बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या बन रही है, बी हमें करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। वैसे हम सी और डी को भी देखते जाते हैं। द फोर्स दैट द बॉल एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड इज़ ऑलवेज लेस दैन द वेट ऑफ द बॉल। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो फोर्स लगती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है
अगर पड़ा होता है तो उस वक्त वेट एक्ट करता है, मूव करता हुआ रहा है तो वेट से भी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, जिसका मतलब है कि वेट से तो कम फोर्स एक्सर्ट ही नहीं हो रही होती, ठीक है। इज़ ऑलवेज लेस दैन, नहीं उस तरह से। द वेट ऑफ द बॉल इज़ ऑलवेज इक्वल, वेट जो है वो ऑलवेज इक्वल किसके, इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स दैट द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन द बॉल। नहीं, हर वक्त तो ऐसा नहीं होता ना कि वेट के बराबर फोर्स लगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है तो फोर्स वेट से ज़्यादा एक्सर्ट होती है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया आपको। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। अ टेनिस बॉल ऑफ मास, हमें ये ख्याल करना है कि हमारे पास एक ग्राम्स में दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ तो ज़ाहिर है हमने इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना होगा। पहले हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट का मास है जो कि 100 ग्राम्स है, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, हमारे पास 0.1 और 1 kg में कन्वर्ट होगी। सो मास इज़ 0.1 kg। अच्छा, अब ये देखें कि जब ये द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज़ चेंज एज शोन, यानी डायग्राम से पता चला है कि रिबाउंड हुआ है ठीक है। रिबाउंड का केस है, तो रिबाउंड के केस में ज़ाहिर है हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। चेंज इन मोमेंटम के फार्मूलाज हम जानते हैं, डेल्टा पी इज़ इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू होता है। वैसे इसकी शॉर्टेस्ट जो क्विक आंसरिंग करनी हो तो हमारे पास इसका, वैसे तो हम ये बात भी जानते हैं लेकिन शॉर्ट आंसर के लिए आप कहते हैं एम वी प्लस एम यू, डायरेक्ट ही प्लस का फार्मूला, ये ओरिजिनल फार्मूला है, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, ये प्लस हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन की वजह से एक और नेगेटिव आता है जो इसको पॉजिटिव करता है। तो अब डायरेक्ट ये फार्मूला भी माइंड में रख सकते हैं, डेल्टा पी इज़ इक्वल टू एम वी प्लस एम यू, ठीक है। अब उसका मैथ्स हमें पता है क्योंकि दोनों में हम क्या कह सकते हैं, मैथ्स कॉमन है, तो ये हम क्या लिखेंगे, v प्लस यू आ जाएगा। तो मैथ्स हमारे पास कितना 0.1 आ जाएगा। तो जब हम अगर इसको प्लस लिख देते हैं तो हमें प्लस माइनस के चक्रों में जाने की ज़रूरत नहीं होती कि राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी हमें दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, 30 प्लस 20, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.1 और ये कितना आ जाएगा 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 5, राइट। और केजी, ज़ाहिर है हमें पता है केजी और मीटर पर सेकंड हमारे पास ये मास का और ये वेलोसिटी का आ गया। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर देखें ज़रा जी, ये वाला हमारे पास आंसर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। मतलब अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहें, कुछ बच्चों को ये वाला मेथड अच्छा लगता है, एम वी माइनस एम यू रख लें और डायरेक्शन के लिहाज से देखें, राइट साइड पर हो तो पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पर हो तो नेगेटिव। तो हम मैथ्स को कॉमन निकाल लें, v माइनस यू आ जाएगा, मैथ्स कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। और देखें कि इनिशियल वेलोसिटी है इसको u से रिप्रेजेंट करें, ये फाइनल वेलोसिटी इसको v से रिप्रेजेंट करें। अब देखें आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए -30 आ जाएगा, माइनस ये वाला फार्मूले वाला आ जाएगा, u राइट साइड पे है तो ये पॉजिटिव में चलेगा, यानी ये नेगेटिव वाला जो फार्मूले के अंदर है वो तो वैसे चलेगा, ये इसके साथ क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास आएगा 0.1 और ये -50 और आंसर कितना आ जाएगा -5 kg मीटर पर सेकंड। जब लफ्ज़ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल किया हो तो आप उसमें से नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। सो यू विल गेट द सेम आंसर। खैर, कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास रिबाउंड का केस आ जाए तो उसमें आपने प्लस का डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, नंबर 1 रिबाउंड केस में, और उसमें इस बात का भी ख्याल करना है, फिर आपको ये नहीं देखना होता इस केस में कि प्लस राइट साइड पे है तो प्लस, लेफ़्ट साइड पे तो नेगेटिव, फिर आपने इस बात का ख्याल नहीं रखना होता यानी आपने उसको तो प्लस माइनस नहीं लगाना, बस वो ऑलरेडी प्लस आ गया, बस उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड्स पुट करनी होती है। अगर आपको ये मेथड ठीक ना लगे तो आप मतलब आपको भूल जाए, आपको ख़तरा होकर भूल सकता है, तो आप क्या करें, सिंपल डेल्टा पी वाला जो है वो फार्मूला लगाएं, एम वी माइनस एम यू, ओरिजिनल फार्मूला रखें माइंड में, और क्या करें, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली साइंस को चेंज कर दें।
यानी राइट साइड पे होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे होता है नेगेटिव। और इस बात का भी ख्याल रखें उसे, क्योंकि मैग्नीट्यूड कहा है तो उसमें नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हैं। ओनली आपके पास क्या आ जाएगा 5 kg/s। चलें जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको समझा दूं। ये सपोज करें इस शेप में था, ये एक्सप्लोजन से पहले की बात करें तो ज़ाहिर है ये m और ये क्या 2m। पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो आप ये देखें, जब एक्सप्लोजन के क्वेश्चंस आए, फायरिंग के क्वेश्चंस आए, तो एक बात याद रखें आपने कि उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लिख लेते हैं यहाँ पर, m1u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2 आ जाएगा। अब देखें, एक्सप्लोजन से पहले की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए क्या कहूँगा, ये m1 और m2 दोनों रेस्ट पे होंगे। कोलिजन के एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा, ये इस साइड पे जाएगा, ये इस साइड पर जाएगा। तो लेकिन एक्सप्लोजन से पहले क्या हुआ, दोनों रेस्ट पर थे। यानी इसका मतलब है कि इसकी u1 भी ज़ीरो हो गया, इसका u2 भी ज़ीरो हो गया। अभी तो वो जैसे एक पिस्टल होती है ना, उसमें क्या होता है कि फायरिंग से पहले बुलेट भी और पिस्टल भी दोनों रेस्ट पर होते हैं। इसी तरह से भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें, लेफ़्ट हैंड साइड पर u1 ज़ीरो हो गया तो पूरी साइड ज़ीरो हो गई, पूरा ये जो हमारे पास ज़ीरो हो गया, और ये भी u2 भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ देखें m1 है ना। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा कि मास m हमारे पास टूवर्ड्स लेफ़्ट है, m2m जो है डबल मास है, जो इसका पहले वाले पीस का डबल मास है, तो ये क्या है, राइट साइड पर मूव कर रहा है। तो हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर हम लिखना चाहें तो m1 इज़ इक्वल टू m और m2 इज़ इक्वल टू 2m आ जाएगा, राइट। तो इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं m1 की जगह पर अब क्या पुट करूँगा, m1 की जगह पर m पुट कर देता हूँ। ये लें जी, हमने m पुट कर दिया, और यही m कहाँ मूव कर रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो लेफ़्ट हैंड साइड मूव कर तो -v1 इसका नाम था। सपोज करें इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। क्योंकि ये लेफ़्ट साइड मूव कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा, ये राइट साइड मूव कर रहा है तो इसके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। अच्छा, अब आगे देखें कि हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने m2 कहा है, वो किसके इक्वल है, 2m के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, 2m इंटू उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं, जो कि हमने आगे देखनी भी है। अगर मैं इसे कह देता हूँ कि पहला ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेशो की बात किया, अब इस तरफ भी आते हैं कि काइनेटिक एनर्जीज की रेशो है। उसने हमें कहा हुआ है डायरेक्शन m मूव्स विद काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी को x से रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट जो 2m है उसकी काइनेटिक एनर्जी को y से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम पता क्या देखते हैं, मेरी बात सुने, इसको ज़रा ध्यान से समझना है आपने। लेफ़्ट हैंड साइड पे मैं लिखता हूँ, ये अगर ज़ीरो है तो ये हमारे पास बन गया -m(v1) प्लस 2m(v2). देखें जी, सिंपल मैथ्स यूज़ करते हैं। अगर लेफ़्ट हैंड साइड पर ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड पर भी ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल लिखा हुआ है। गौर से बात सुननी है आपने, लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड भी ज़ीरो होनी चाहिए। ज़ीरो होने के लिए क्या है कि ये वाली चीज़ जो है इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो है और राइट हैंड साइड पे 5, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर -5, यानी ये वाली चीज़ इसके इक्वल होनी चाहिए, साइन ऑपोजिट होना चाहिए, ताकि इसका भी आंसर ज़ीरो आए। लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो है, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है, क्योंकि उसने खुद लिखा है। यानी कि हमें पता है कि सिचुएशन बता रही है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो आ रहा है, तो राइट हैंड साइड भी आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अच्छा, जब हमें ये बात समझ आई तो हम क्या करते हैं, ये देखें, अगर मैं कहता हूँ कि इसमें सॉल्व करूँ इसको, ये प्लस आया, ये 2m, और सपोज़ कर लें कि मैं अगर v2 को v का नाम देता हूँ, वेलोसिटी v का, तो ये बन जाएगा 2mv।
इसका मतलब कि अगर ये 2mv है तो इधर क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए -2mv आना चाहिए। ऑब्वियसली जो यहाँ है वैसा का वैसा यहाँ आएगा विद ऑपोजिट साइन, तभी आंसर 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड 0 चल रही है, राइट हैंड साइड को 0 होने के लिए ये वाली चीज़ इसके इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा आप ख़ुद देखें, माइनस वैसे के वैसे आया, मैस एम वैसे के वैसे आया। अब वेलोसिटी की कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से 2mv बन जाए। इसका मतलब यह है कि हमारे पास v क्या होगा, 2v के इक्वल होगा। अगर मैं गौर से सुने, दोबारा गौर से सुने कि अगर इसका मैस 2m है, इसकी वेलोसिटी को मैंने v कह दिया, तो इसका मतलब है एक चीज़ हमारे पास बन गई 2mv। हमें पता है कि राइट हैंड साइड जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। देखो जैसी शक्ल है ना, शक्ल क्या है, शक्ल है भाई 2mv है, ये पॉजिटिव में है। ऑब्वियसली यहाँ पर कंफर्म है कि हमें यहाँ पर 2mv चाहिए, वही की वही चीज़ चाहिए विद नेगेटिव साइन टू गेट एन आंसर इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चाहिए, लेफ्ट हैंड पे 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी हमने वेलोसिटी खुद से सपोज की अगर v रखें तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। इसका मैथ्स तो पता है हमें कि m है, इसका मैथ्स कितना है हमारे पास, m है। तो एक्स्ट्रा क्या बचा, v1। तो v1 किसके इक्वल रखें, 2v के इक्वल रखेंगे, तभी ये शक्ल बन पाएगी, तभी -2mv बन पाएगा। तो हमें इस डिस्कशन से आइडिया क्या मिला, आइडिया ये मिला कि मैस m हो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 2v होनी चाहिए। अगर हमारे पास मैस क्या है 2m है, उसकी वेलोसिटी v होनी चाहिए। अब देखें यहाँ से भी अलग लिखने पर भी आपको ये समझ आ रही होगी, ये मैस है ये वेलोसिटी है, तो इसका क्या आ गया आंसर, 2mv आ गया। अब हमें इसका मैस तो पता है, वेलोसिटी हमने ख़ुद जज करनी है कि इसकी वेलोसिटी 2v रखेंगे तभी ये 2mv बन जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड पे तो नेगेटिव ही आया, पॉजिटिव, तो ये कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0। मेरे ख्याल से अब समझ आ गई। यानी इसको यूँ भी देख सकते हैं, देखो ना, इसका मैस डबल है तो वेलोसिटी इसकी हाफ होगी, किसके लिहाज से, इसका मैस m है तो वेलोसिटी डबल, अगर मैस डबल है तो वेलोसिटी इसकी कंपैरेटिवली हाफ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतनी डिटेल के बाद आपको ये बात समझ आ गई होगी। कंक्लूजन क्या है, मैस m की वेलोसिटी 2v होगी, अगर मैस 2m है तो उसकी वेलोसिटी v होगी। राइट इसको वो क्या कह रहा है, उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखें। जो x वाला ऑब्जेक्ट है, ये क्या कहा है उसने, x काइनेटिक एनर्जी विद काइनेटिक एनर्जी x, यानी काइनेटिक एनर्जी का नाम उसने x रखा है। अगर मैं आपको ज़रा इसको आसान लफ्ज़ों में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ m यानी x इज़ इक्वल टू, उसने x नाम रखा तो समझाने के लिए रख देते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो मास होगा वो क्या होगा, m होगा। और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी y ऑब्जेक्ट की, उसके लिए उसने क्या रखा है, y, यानी काइनेटिक एनर्जी को ही y, काइनेटिक एनर्जी को ही x रखा है। उसमें मास कितना आ जाएगा, हमारे पास 2m आ जाएगा। अब देखें, हम देख लेते हैं यहाँ पर उसने हमें कहा x और y की रेशो निकाली है, हमने x और y की रेशो निकालनी है। x क्या है, मास m ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, y क्या है, 2m मास की काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जी हमारे पास x वाला ऑब्जेक्ट है। x वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम लिखना चाहें यहाँ पर x वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ये देखें जी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो अगर मास m है तो वेलोसिटी 2v है ना, तो हम क्या करेंगे, हाफ m की जगह m ही लिखेंगे, वेलोसिटी का क्या लेंगे, 2v लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, आंसर कितना आएगा, हाफ m4v² आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। इसको साइड पे अगर यूँ भी लिखना चाहे तो 4 × 1/2 mv², इसको साइड पे हम लिख सकते हैं, समझाने के लिए इसको इस शक्ल में लिखा है। इसी तरह से अगर मैं क्या करूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करूँ, y वाले की, उसका मास कितना है, 2m है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं हम, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो y का केस है
जिसको हम यहाँ पर उसने कहा है कि आप उसे y से रिप्रेजेंट करें, तो वो किसके इक्वल आएगा? उसी तरह से हाफ m, फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर m तो नहीं लिखेंगे, उसका मैथ तो क्या है 2m है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2m, ये जनरल फार्मूला लिखा है पहले, उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है वो अरेंजमेंट या चेंजेस करेंगे। 2m और इसकी वेलोसिटी क्या, ज़ाहिर है अगर मास 2m है तो वेलोसिटी v होगी, तो वेलोसिटी v रखी और उसका स्क्वायर आ गया। आंसर कितना आएगा 1/2 2mv स्क्वायर। ठीक हो गया। वैसे आप क्या कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते थे इसको यहाँ पर, कि यानी अगर आप यहाँ देखें कि ये 4 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2mv स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब y का देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर mv स्क्वायर। ये y का आया, डिनोमिनेटर में आप क्या लेंगे mv स्क्वायर, कैंसिलेशन हो जाएगी तो क्या 2/1 आंसर आ जाएगा। तो हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट लग रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको देखना था। इसमें बात सिर्फ ये याद रखनी है, दो बातें इंपॉर्टेंट थी। एक बात ये याद रखनी है कि अगर एक्सप्लोजन से पहले की बात करें, जो दो पीसेस थे वो इकट्ठे थे, रेस्ट पर थे, उनकी वेलोसिटी 0 ले लेनी है, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करनी थी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो बात करनी थी वो आफ्टर कोलिजन की, आफ्टर एक्सप्लोजन की बात करनी थी। तो उसके लिए हमें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की सपोर्ट चाहिए थी। वहाँ से हमने क्या किया, इस बात को जो है देखा कि वेलोसिटीज़ जो है वो उसकी क्या क्या होनी चाहिए। मतलब अगर इसने इस तरफ जाना है, इस पीस ने इस तरफ जाना है, तो दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है। तो राइट हैंड साइड को इक्वल होने के लिए इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल करें। जैसे इस एग्जांपल में बताया, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड 0 आ जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड 0 है। तो फिर हमने देखा कि इसका जो मास है, अगर मास डबल है तो इसकी वेलोसिटी को हम अगर v रख दें, तो ज़ाहिर है इसका मास अगर m है तो इसकी वेलोसिटी 2v रखें, तो दोनों 2mv बन जाएंगे, एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा, फिर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर उसने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी को x और y से रिप्रेजेंट किया था। x के लिए मास m आ गया, y के लिए मास 2m आ गया। उनकी, इसका मतलब ये है कि मास भी दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी 2v बन गई। अगर मास डबल हो जाए यानी 2m हो जाए, वेलोसिटी v हो जाएगी। बस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले लगाएं और इस सिचुएशन को इसके अंदर फिट कर दें, इधर भी और इस सिचुएशन को भी फिट कर दें काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में, और इसकी रेशो ले लें। सो यू विल गेट एन आंसर 2/1। होप सो समझ आ गई होगी आपको। दैट्स ऑल।